आज देश के सामने मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत की इस धरती से विदाई के मौके पर हमें कुछ ऐसे प्रसंग अभी हाल ही में मैंने रिकॉर्ड किए थे। देश के लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार पद्मश्री आलोक मेहता जी से इंटरव्यू किया था और इंदिरा जी से लेकर मोदी तक के जितने भी प्रधानमंत्रियों का उनसे वास्ता पड़ा है, जिनको उनने करीब से देखा है, जाना है, उनके बारे में हमने बातचीत की थी। तो उस बातचीत पे हमने दो अंक निकाले हैं, छांटे हैं, जो कि आज के इस प्रसंग में उसकी प्रासंगिकता फिर बढ़ गई है। भले ही हमने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन उनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है कि नरसिम्हा राव कैसे थे आलोक मेहता की नज़र में, और मनमोहन सिंह कैसे थे, और मोदी कैसा काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको लेकर भी हम आपसे बात करेंगे। नरसिम्हा राव के बारे में सभी ये जानते हैं कि आज भारत में जो पूंजीवाद का जो दौर आया है, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन के रैपर में लपेट के लाए थे, क्योंकि भारतीय जनमानस कभी पूंजीवाद को एकदम से स्वीकार करने तैयार नहीं था, लेकिन उसके जो आउटकम आए हैं और अब तक देखने को मिल रहे हैं, तो नरसिम्हा राव को एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर जो सुधार किए थे, और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो उसको भारत के नज़रिए से आप किस तरह से देखिए? निश्चित रूप से इसमें फिर मैं आपसे इसी देखिए, आप इसी सिलसिले वाले की बात कर रहे हैं तो यही हुआ ना, अमेरिका उस पूरे एक सोवियत ब्लॉक अलग था और अमेरिकन ब्लॉक अलग था, इसीलिए हम लोग सोवियत प्रभाव हमारे यहाँ ज़्यादा था, सोचते नेहरू काल से लेकर इंदिरा गांधी तक, कुछ हद तक राजीव गांधी, तो आज भी हमारा रूस से अच्छे संबंध है। ऐसी स्थिति में ये जो उदार पूंजीवादी नीति आए, उसमें चूँकि नरसिम्हा राव में जर्मनी में जब था ना, तब भी मैंने, आज भी मेरे पास फोटो है उस समय का, वहाँ पर जब हमने बात किया तो विदेश मंत्री भी रहे थे और वो गृह मंत्री भी रहे थे, तो अनुभव भी उनका था, विदेशी मामलों का भी अनुभव था, और वो लो प्रोफाइल और बड़े विद्वान थे, 10-12 भाषाओं के भी ज्ञाता थे और सब काम करते थे। तो तरीके से वो लोगों को ये दिख रहा था कैसे चुराया गया। शंकरदयाल शर्मा जी को ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और जबकि दोनों कई भाषाओं के जानकार थे, साम्यता दोनों में ये दोनों थी। लेकिन उसके बाद भी नरसिम्हा राव बड़े चतुर भी थे, और मेरा ऐसा मामला है कि उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल बना हुआ, उसमें क्योंकि चंद्रशेखर के समय से वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंस शुरू हो गई थी हमारी, कि कैसे करें हम, कैसे कर्जा मिले, यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो नरसिम्हा राव को अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी सूट कर रही थी, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी उनके लिए अनुकूल थी, और इसलिए उन्होंने जो लिबरलाइजेशन हो, इसलिए मनमोहन सिंह से ज़्यादा, मनमोहन सिंह तो जैसे कहते हैं आपने जो बना करके दे दिया एज ए ड्राफ्टमैन, एज आर्किटेक्ट, लेकिन नरसिम्हा राव का विजन था कि हम पॉलिसी को कैसे बदलें। मनमोहन सिंह को लोग कहते हैं कि उन्होंने किया, लेकिन मनमोहन सिंह नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट जाती, प्राइम मिनिस्टर के बिना तो कुछ कर नहीं सकता था, तो उन्होंने किया। लेकिन ठीक है, चूंकि वो स्कॉलर थे, वो इकोनॉमिस्ट थे, तो इसलिए उस उदारवाद से उन्होंने, जो हमने कहा ना, जो अमेरिका हमको अंगूठा दिखाता था, उसको साथ हम अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें नरसिम्हा राव, लेकिन नरसिम्हा राव ने वही जो गलती की, जो उनको लगा था कि ये मस्जिद गिर गई, बाबरी मस्जिद, तो बीजेपी का कोई मुद्दा रहेगा ही नहीं, तो वो कमरा बंद करके सो गए। विद्याचंद्र शुक्ला संसदीय कार्य मंत्री थे, उनसे भी कहा अभी कोई बात नहीं करेंगे शाम को, तो उनकी मंशा भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से यही था कि ये गिर जाए। लेकिन इस चीज में जो बाबरी मस्जिद का जो, जिसको कि बाबरी ढांचा भी कहते हैं, ढांचा बीजेपी के लोग, उसके गिरने के समय जो जिस तरह का विलाप कांग्रेस में खासतौर से अर्जुन सिंह जी के समय से शुरू हुआ, और उसके बाद भारत में अचानक आतंकवादी घटनाएं शुरू हुई, दंगे हुए, सारी चीज़ें हुई, इनके परिप्रेक्ष्य में आप कांग्रेस के नेताओं की भूमिका या देश के प्रति उनकी सहिष्णुता या जो उनका रुख है, उसको आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, नरसिम्हा राव के समय में क्या हुआ कि विरासत में तो गांधी परिवार था, सोनिया गांधी तो बहुत दुख में थी, तो नरसिम्हा राव के 1 या 2 साल में ही ये घटना, अर्जुन सिंह भी इमेज बनाने में लगे थे, क्योंकि आप, हम लोग उस प्रदेश के हैं, आप भी हैं, तो वो भी ये थे प्रधानमंत्री पद के दावेदार। तो वो जो आपने कहा ना, शरद पवार पर आज भी कहा जाता है ना, दाऊद भागा या मुंबई बम कांड हुआ, तो उसमें शरद पवार का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसके कोई प्रमाण बाद में उतने नहीं, लेकिन फिर भी उसकी आरोप उन पर रहे हैं। तो शरद पवार भी महत्वाकांक्षी थे शुरू से। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग आया राम गया राम हरियाणा के लिए कहते हैं,
लेकिन मैंने चूंकि 71 से दिल्ली में देखा है, वसंतदादा पाटिल से लेके और प्रतिभा पाटिल तक, तो आप ये देखिए कि शरद पवार ने जितनी बार खेमे बदले, पार्टी अपने नेताओं को इंदिरा गांधी से लेके राजीव सोनिया, राहुल सोनिया तक जिस तरह धोखे दिए, ऐसा किसी हरियाणा क्या विश्व के रिकॉर्ड में नहीं होगा कि वो अपने महत्वाकांक्षा के लिए। ये अलग बात है। और इसीलिए मैंने 93 में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो किताब लिखी थी राव के बाद कौन, और उसमें सबका एक एक चैप्टर था। शरद पवार, अर्जुन सिंह भी, माधवराव सिंधिया भी, सचिन अपना राजेश पायलट भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी, चंद्रशेखर भी, कि ये प्रधानमंत्री। तो नरसिम्हा राव जी ने एक सभा में, बड़ी बल्कि लाल किले के बाहर ही कोई बड़ी मीटिंग थी, तो थोड़ा उससे भी जानते भी थे मुझे, बल्कि प्रधानमंत्री निवास में मेरा सम्मान है, फोटो आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। ऐसा नहीं मैं नरसिम्हा राव से पूर्वाग्रह नहीं था। वो भी जब झोला लेके आए थे, एक अटैची लेके आए थे, जब हटाए गए तो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बनाए, तो मैं आंध्र भवन में उनसे मिलने जाता था, तो वो मुझे जानते थे, मैं भी जानता था। इत्तेफाक है ना, प्राइम मिनिस्टर आप जब झोला लेके आए हो तब आप मिले हो, तो फिर वो बाद में थोड़ा तो याद रहता ही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर। तो वो तो उन्होंने वहाँ भी बोला और ऐसी किताबें लिखी जाए। उनको लगा ये क्यों लिखी। अच्छा, मैंने किताब किस आइडिया से लिखी थी? मैंने कोई किताब पढ़ी थी, वो आफ्टर नेहरू के समय सवाल था, तो मुझे लगा था राजीव भी नहीं, नरसिम्हा राव को समझते हैं कि अब इसके बाद कौन होगा, ये तो बड़े काबिल आदमी है। तो मैंने सबके एक एक उनकी कमियां भी बताई कि अर्जुन सिंह कैसे पैसे लेने के लिए बैठे रहते थे। मैं नाम बता सकता हूँ आपको, विठल भाई पटेल के, हम जनपद होटल में होते थे, वो कहते रहे कुछ उनको पार्टी कुछ पैसा देना है, बैठे रहे। अभी तो उनको आधा घंटा बैठाए रखते थे। वो अर्जुन सिंह का जमाना देखा, या पीसी सेठी के पैर छूने जब आते थे। लेकिन अर्जुन सिंह फिर चूंकि नरसिम्हा राव के समय उनको लगा था कि मैं तो पुराना लॉयलिस्ट हूँ, तो वो प्रधानमंत्री पद के आकांक्षी हो गए। विठल भाई पटेल या जयचंद शुक्ला से उनकी पुरानी लड़ाई थी, सिंधिया को भी निपटाने में लग गए, तो सिंधिया ने उनको भी निपटाने में लगे। तो मुझे लगता है कि हुआ ये कि पार्टी में कई उम्मीदवार बन गए प्राइम मिनिस्टर के। नारायण दत्त तिवारी उनसे भी ज़्यादा लायल थे। नारायण दत्त तिवारी ने तो मैंने आप स्वीडन से बोफोर्स के समझौते में अरुण नेहरू को मिलवाने में भूमिका नारायण दत्त तिवारी की थी, क्योंकि वो उस समय जो स्वीडन के प्रधानमंत्री थे उनके साथ कभी 59 में, और नारायण दत्त तिवारी वहाँ किसी उसमें रहे थे उनके साथ, तो उनको लगा कि हाँ हम उनसे बात करा देंगे। तो उन स्वीडन के प्रधानमंत्री से तो मैंने ही जब वो सौदे से पहले इंटरव्यू भी किया था, तो नारायण दत्त तिवारी भी एक बहुत काबिल और अनुभवी और ज़्यादा पदों पर चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। उनको न नरसिम्हा राव ने बनने दिया, न इन्होंने बनने दिया, बल्कि तिवारी कांग्रेस बनी ज़्यादा समर्थन, लेकिन बाद में भी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। एक बात और सवाल उठता है कि केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह के लिए स्मारक, उनकी स्मृति में स्मारक और समाधि बनाने का, दोनों का फैसला उसी दिन कर लिया था जिस दिन उनकी मृत्यु का समाचार आया था। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी ना तो समाधियों का पता है, न स्मारकों का पता है, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो। आखिर वो भी कांग्रेस से निकले थे, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं। इंद्र कुमार गुजराल भी थे, बहुत सारे नेता रहे हैं जिनके बारे में कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ चुके थे। आपको एक चीज़ लगती है कि गांधी फैमिली ने एक जो आज नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि फैमिली पार्टीज को लेके तंज कसते, उस पर वो भी हैं, अपने नरेंद्र मोदी की सरकार भी है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये कांग्रेस की फैमिली ने ये तय कर लिया कि नरसिम्हा राव के बाद वो किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, या किसी नॉन पॉलिटिकल आदमी को केसरी के अनुभव के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, या उनने खड़गे का चुनाव इसलिए किया कि वो बहुत उम्रदराज हो चुके हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति को कि जैसे कि राजनीति में चाणक्य कहते हैं, हमेशा चाणक्य ने कहा है कि राजनीति समर्थक पसंद करती है, दावेदार नहीं। तो कांग्रेस की जो ये डायनेस्टिक रूल पॉलिसी है, इसमें आप इन चीज़ों को देखते हो क्या, किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे ये तो लगता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेहरू चाहते थे, नहीं चाहते, लोग तब भी उस समय के इतिहासकार जो कहते हैं कि हाँ वो भी चाहते थे कि बेटी कांग्रेस अध्यक्ष भी थी उनकी, लेकिन वो जमीनी काम भी किया था एक समय में। लेकिन ये मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी तब से पहले तो राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनको ये था कि मैं अपने ही परिवार के लोग बने अल्टीमेटली। और शुरू में उस समय राहुल उतना तैयार परिपक्व भी नहीं थे। और अभी फिर मैं यही कह रहा हूँ, बड़ा एक जैसे जो उस समय में जो लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, उदारीकरण, उसमें मनमोहन सिंह थे,
तो जो बड़े बड़े कारपोरेट हाउस थे, नाम आपको बता सकता हूँ, हिंदुजा, बिरला, टाटा, अंबानी, उन सबको मनमोहन सिंह अनुकूल लगते थे। तो सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं ये भी डर था कि यदि वो बनी तो उनको भी कहीं उनको जान को खतरा होगा। तो मनमोहन सिंह को उनको कहीं से कहलवाया भी गया, वो कितना पुष्टि में नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि अमेरिका ने भी कहलवाया, ये सोच करके कि हमारा ऐसा आदमी बने। मनमोहन सिंह उसके तहत बने और सोनिया गांधी को भी लगता था कि मनमोहन सिंह को जो हम कहेंगे वो करेंगे। और जबकि मैं आज भी इस बात से हूँ कि कई चीज़ें वो कहती थी, मनमोहन सिंह ने भी अपनी मनमानियाँ भी बहुत की और अपने ढंग से कोशिश किया कि मैं अपने पसंद के काम भी बहुत सारे करूँ। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि एक जो पार्टी और उसको लेकर के प्रधानमंत्री के रूप में वो अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन उन पर दबाव बहुत अधिक होता था इस पार्टी का, कहिए उनका। और उसमें भी फिर इसीलिए अंदर अंदर होते हुए भी कई चीज़ें उनके पास फाइलें थी जो कांग्रेस के या गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के जिनके आरोप होते थे, उस आधार पर भी मनमोहन सिंह सत्ता में बने रहे कि ये सब तो मेरे पास है। इसलिए आज भी मनमोहन सिंह की आलोचना कोई सोनिया गांधी के करीबी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो रिकॉर्ड था, यदि वो पब्लिकली लाने लगते तो बहुत ही गंभीर संकट पैदा हो जाता। तो जिसके पास सीक्रेट प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर हो, और मनमोहन सिंह को ये आप कह सकते हैं कि वो खुद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं आए, लेकिन उन्होंने आंख मूंद करके वो कहते थे भाई वो मैं तो क्यों कन्फ्रंट करूं, राजा चाहे जेल जाए, राजा गड़बड़ करता है करे। उन्होंने भ्रष्टाचार को, कोयला घोटाले को, वो उस समय इंचार्ज, लोग आज भी भूल जाते हैं, ही वॉज इंचार्ज मिनिस्टर, जो उनका राज्य मंत्री था, उसने बेचारे मुझे फाइलें दिखाई, रोया बाद में कि मुझे नाम फंसा रहे हैं। मंत्री तो उस समय जो टाइम बिंग जैसे होता है ना, शिबू सोरेन हट करके जिस समय ये मनमोहन सिंह इंचार्ज थे, और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को फाइलों में एक जैसे होता है लग जाए, जब वो उनकी पीएस कमेटी में जो आया था, पीएससी में लोक लेखा थे, तो उसमें भी कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिसमें लगता था कि मनमोहन सिंह भी। लेकिन हाँ, ये है कि व्यक्तिगत रूप से फायदा नहीं, लेकिन जो लूट रहा है उसको लूटने दो, जो गड़बड़ कर रहा है, भारत विरोधी भी कर रहा है, तो नहीं मैं बना रहा हूँ। मनमोहन सिंह पर एक दिलचस्प किस्सा है। चंद्रशेखर जी, मैंने मुझे भैरव सिंह शेखावत जी ने बताया था, चंद्रशेखर और भैरव शेखावत भी थोड़ा सा इस तरह के थे। तो उस समय जब सरकार गिरी चंद्रशेखर जी की, तो मनमोहन सिंह गए कि सर मेरा क्या होगा। उस समय वो चंद्रशेखर सरकार में कुछ समय जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं क्या करूं। नहीं जी, ऐसा है, यूजीसी में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जगह खाली है, मेरा वहीं कर दी। तो मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो कुर्सी पर ही रह करके सुरक्षित महसूस कर सके, और सत्ता अपने हाथ में रहे, उससे ही मैं सुरक्षित हूँ, उसके लिए चाहे जिसको बलि देना हो दे दो, वो उनका एकमात्र लक्ष्य था। तो इसीलिए वो सत्ता में बने रहे। अच्छा, ये जो अन्ना आंदोलन हुआ और सारी चीजें, केजरीवाल का उदय हुआ, फिर नरेंद्र मोदी आए, बीजेपी एक नए उसके आयाम के साथ में आई, इन सब बदलावों के सतत प्रक्रिया के चलते नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखेंगे? पहले 5 साल, बाद के 5 साल, और अब ये तीसरा साल जब जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि जितने इंदिरा गांधी से या नेहरू काल से लेके जितने भारत के प्रधानमंत्री हुए, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। जैसा मैंने कहा, शास्त्री जी ईमानदार थे, उनका अपना एक लड़ाई उस समय लड़ी, नेहरू जी ने जो काम किया, मैं उस सबको उन्हें प्रणाम करता हूँ। लेकिन जिस तरह के ऐतिहासिक डेयरिंग फैसले नरेंद्र मोदी जी ने किए, वो कोई प्रधानमंत्री नहीं ले सकता था। मैंने ये ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई ब्लू स्टार हुआ, वो तो इतना आतंकवाद बढ़ गया, उसमें अब सेना ने जाके कार्रवाई कर दी, इमरजेंसी लगी, उसको भी, वो भी एक उनके लिए परेशानी का कारण बना। बांग्लादेश वार का जरूर इंदिरा जी को हम कहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हिम्मत करके, उसकी वजह थी कि उनका आत्मविश्वास मुख्यमंत्री के रूप में उतने गंभीर आरोप मीडिया खिलाफ, दूसरे खिलाफ, पार्टी में खिलाफ, उन्होंने संगठन में रहते हुए अपना जो नेटवर्क बनाया, काम लोगों के साथ संपर्क, जीवंत और ज़मीनी सच्चाई समस्याओं को समझना, और उसके साथ आर्थिक विकास के लिए मैंने उस समय गया हूँ वाइब्रेंट गुजरात में, तो कैसे लोगों को बढ़ाना है, अपने यहाँ आर्थिक दृष्टि से उनको जोड़ना है। भाई अंबानी अडानी तो उस समय राजीव गांधी और उस समय ही आ गए थे,
बाद में अडानी थोड़ा बाद में आए, लेकिन अंबानी तो आ ही गए थे। तो ऐसा नहीं, या मनमोहन सिंह राज में भी अडानी थे, कमलनाथ जी से बड़े अच्छे संबंध थे। कमलनाथ जी पर तो आपत्ति यही होती थी कि अडानी संबंध है इनके, या मित्तल से हैं संबंध है, जो सुनील मित्तल। तो बेचारे कमलनाथ जी को जयराम रमेश उनकी 12 बजे उनके खिलाफ पत्र चिट्ठियां लिखते रहते थे, कमलनाथ के खिलाफ कि साहब ये गड़बड़ कर रहे हैं। वो अलग बात है, तो वो हट के होगा। लेकिन इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, जिस तरह के ऐतिहासिक फैसले आर्थिक मामलों में बढ़ाने के लिए किए, गरीबों के लिए ट्रांसफ़र, जैसे बुरा लगा, आपने भी बहुत नोटबंदी के खिलाफ लिखा, मैं तब भी पर उन्होंने जो करे, लेकिन देश के हित में कि ब्लैक मनी जा रही है लोगों से, नेताओं की ब्लैक मनी छीनी उसमें सबसे ज़्यादा। इसलिए नेता जो चिल्लाते हैं, आप तो आज भी ठीक है, हो सकता है आपको अखबार चलाने के लिए ज़मीन बेचना पड़ी हो, लेकिन ये कि वो अलग बात है, ब्लैक मनी से तो नहीं कर सकते थे ना आप ये काम। उस तरह से जो ब्लैक मनी नेताओं के पास करोड़ों रुपया था, कुछ वो डूब गया, खास करके यूपी में, बिहार में, ऐसी जगह वो उनसे संकट ज़्यादा हुए, या दक्षिण में हुए। तो वो फैसले किए, और तलाक वाला फैसला, कश्मीर वाला तो बिल्कुल विश्व का एक बड़ा फैसला है कि आप उसको आज़ादी के बाद जो तय हुआ था उसको तोड़ दिया, और कश्मीर में चुनाव ऐसे कराए जहाँ बिल्कुल ही 80% चुनाव हुआ। जिस तरह के जो फैसले हुए, महिला आरक्षण वाला बिल कांग्रेस में आधा पास किया, चूँकि पार्टी सब साथ नहीं देती थी, तो हमने तो कर दिया, लेकिन वो एक सदन से पास हुआ, लेकिन उन्होंने दोनों सदन से पास करा लिया। तो मुझे लगता है कि इनके कार्यकाल को भारत के राजनीतिक इतिहास में, इसके बाद कौन आएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन आज की स्थिति में उनसे अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। अच्छा, कुमार विश्वास जी से भी किसी ने पूछा था कि वो राहुल गांधी को किस तरह से मतलब मानते हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बहुत भोले भाले हैं, और वो जो है कैसे नेता के सामने उनकी राजनीति की पारी चल रही है, जो उनसे बहुत कद्दावर है, यानी उनका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था। तो राहुल गांधी का चूंकि अब वो विपक्ष के नेता बन चुके हैं अधिकृत तौर पर, कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीत कर अभी, तो राहुल गांधी को का पोटेंशियल जो है या भविष्य आपको राहुल गांधी में ज़्यादा दिखता है या प्रियंका गांधी में कांग्रेस का भविष्य दिखता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी लाख कह लें कि ये फैमिली पार्टी है, लेकिन जो फैमिली पार्टी की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं से पल्लवित पोषित होती रही है और होती रहेगी, ऐसा लगता है। आपको क्या राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का आकलन मोदी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री के सामने के रहते हुए बीजेपी में कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मैं कभी तुलना ही नहीं मानने को तैयार हूँ कि कभी नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी की तुलना ही हो सकती है, इसलिए वो तो बिल्कुल ही बेकार बात है। और कांग्रेस में और नेता कह दीजिए कि साहब विकल्प को बन सकता हो, बात अलग है कि कांग्रेस में ही, लेकिन यदि कोई ऐसा मौका आता है। लेकिन राहुल गांधी में मैंने उनसे एक मुलाकात महेश भारद्वाज साहब की एक पुस्तक थी, जो आपकी क्या वो जो मीनाक्षी नटराजन, क्या उनकी पुस्तक उन्होंने अच्छा काम किया था। पुस्तक का लोकार्पण के समय उपराष्ट्रपति भवन में था, और वहाँ जब राहुल गांधी से कुछ देर 10-15 मिनट बात हुई, उसी दिन से मैंने, तब तो सत्ता में थी, सरकारी थी वो, तब मुझे लगा कि वो एनजीओ की तरह कुछ ज़्यादा सोचते हैं। 20 मिनट में मेरा लग गया था ये आकलन, जैसे मनमोहन सिंह के बारे में था, उनसे बात कर, वो कहते मिलने आते रहिए, तो उनसे क्या बात करो, राजनीति के बारे में बात करना नहीं चाहते थे। वो कोई वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो मुझे मजा ही नहीं आता था, क्या बात करें, राजनीति पर कुछ अंदर की बात करें तो दोबारा है ना, ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड। तो वो बाद में कहेंगे पार्टी का मामला में पार्टी नहीं करो। ऐसे ही राहुल गांधी कुछ एनजीओ टाइप प्रभावित उनका हुआ, जो उनका मेरा ख्याल है राजीव गांधी के निधन के बाद से एक जो अलग लगता है डेवलपमेंट, तो बड़े कंफ्यूज नेता हैं, और उनके आसपास ऐसे लोग हैं जिनका कोई जमीनी कोई मतलब है। जयराम रमेश पंचायत का चुनाव नहीं लड़े, कभी मंत्री रहे वो ग्रामीण विकास। ये सब लोग जो गड़बड़ थी अन्ना हजारे आंदोलन में भी इनकी वजह से सब बहुत सारी गलतियाँ हुई। ऐसे ही वेणुगोपाल, कौन जानता है, आप अभी भोपाल की सड़क पर कहीं पूछिए वेणुगोपाल कौन है तो आज भी कोई नहीं पहचानेगा। तो ऐसे लोगों से कांग्रेस घिरी हुई है, जो जैसे वहाँ से निकले हुए भी गौरव वल्लभ जी का कभी देखिएगा आप, अभी हाल में कल भी उन्होंने कुछ बोला एक चैनल पर, तो बताते हैं कि भाई कांग्रेस में जो 3-4 लोग हैं जो कभी यूनिवर्सिटी इलेक्शन भी नहीं लड़े, वो जाहिर करें। तो राहुल गांधी प्रियंका जरूर 99 से जानती थी, लेकिन वो उनका समय था। आप नई दिल्ली में रहे हैं, हमने 2011 में एक स्टोरी छापी टॉप पर, तब अब तो नहीं रहे इसलिए नाम बता सकता हूँ, हम तब अपने सूत्र नहीं बताते, लेकिन जो बड़े नाम न भी बताएं, परिवार के एक बड़े क्लोजेस्ट इंदिरा गांधी काल के, उन्होंने कहा था कि भाई प्रियंका का चांस, हम लोग यही राय दे रहे हैं कि प्रियंका गाना चाहिए। हम लोगों ने नई दिल्ली में बड़े 6 कालों में छापा था कि प्रियंका आ सकती हैं, लेकिन यदि वो 2011 में आ गई होती तो शायद उनके लिए ज़्यादा
वो तब नहीं उनको लाने दिया। ये जैसे कहें कि भाई उनको समझाया गया होगा, जो भी समझाया गया कि पुत्र मोह कहिए कि नहीं राहुल को ही बनाना है, या लोग भारत की जनता महिला को नहीं स्वीकार करेगी, जबकि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही, प्रतिपक्ष राष्ट्रपति रही, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को ही आगे बढ़ाना चाहा। लेकिन मेरे हिसाब से प्रियंका में जो मौका था और रॉबर्ट वड्रा के जो घोटाले हैं और वो सब गड़बड़ है, इसलिए प्रियंका के लिए भी कितने आगे वो कर पाएंगी। वो तो जब उत्तर प्रदेश जाएंगी तो 50 लाख रुपए खर्च कर दिया। देखिए अभी जो आप कहें ना, परिवार नहीं, सत्ता के सबसे अधिक पैसा कहाँ कोई ला के दे सकता है, या जिनके पास है दे सकते, चूँकि वो यहाँ है कि बाहर है, यहाँ है या कहाँ से है, किसके पास रखा है, ये मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए ही गांधी परिवार का कब्जा है। कोई ऐसा नेता नहीं है, या फिर कोई ऐसा हो कि भाई बीजेपी पार्टी को चंदा देती तो कहते थे बॉन्ड पे भाई नाम लिख के लिए किसने पैसा दिया, टाटा ने दिया, बिरला ने दिया, राजेश सिरोठा ने दिया, वो तो ओपन करने को तैयार है। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, मेरा पता चल जाएगा, मुझे तो ब्लैक मनी मिले तो अच्छा है, क्या मैं बताऊं नहीं किससे पैसा मिला है। तो बॉन्ड का विरोध करा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, हम उस पर सुप्रीम का फैसला है, हम क्या कहेंगे। लेकिन ये है कि उस वजह से अभी मैं नहीं समझता कि क्या स्थिति आगे होगी चल करके अपने आप बीजेपी के बाद। और अभी जल्दी भविष्यवाणी करना होगा, क्योंकि अभी तो सत्ता आई है 6 महीने पहले। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास या किसी और पार्टी के पास, या इवन बीजेपी के पास भी फिलहाल ऐसा नहीं है जिसको वो कल कह सके कि साहब हाँ ये हम इनको बना दें। ये ठीक है, उनके पास नेता तो बहुत हैं जो काबिल हैं, और जब भी कोई ऐसा आता है तो उनसे सबसे राय भी करते हैं। और ये मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि भाई उन लोगों से राय नहीं करते। मोदी जी, सुषमा स्वराज रही, वो भी प्रधानमंत्री पद की दावेदार थे एक समय, लेकिन जब वो विदेश मंत्री बनी तो उनका मोदी जी के साथ बहुत अच्छा तालमेल था। काम के मामलों में चाहे राजनाथ जी हों या गडकरी जी हों, अध्यक्ष जो रहे हैं, उनके भी उनके कामकाजी संबंध बहुत ही अच्छे वेवलेंथ वाले। बाहर गलतफहमी लोगों को होती होगी, मेरे जैसा पत्रकार जो बहुत कोई डे टू डे मैं नहीं पूछता हूँ, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन मेरा है कि इसी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स सरकार में आ रहे हैं। और फिलहाल विपक्ष के पास तो कोई विकल्प अभी है नहीं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि अब सवाल खड़े करते जा रहे हैं। तो कांग्रेस इस मुद्दे को जितना उछालेगी वो उतना ही उसको बैकफुट पर जाना पड़ेगा। नमस्कार।